नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में तुगलकाबाद इलाके में बीती रात एक बिल्डिंग में लगी आग में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां लगी आग में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद मौके पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मालूम हो कि दिल्ली में बीते कुछ समय से घर, मकान, होटलों में लग रही आग से कई लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के साकेत इलाके में चल रहे होटल फ्लोरिश इनमें लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। अब तुगलकाबाद इलाके में लगी आग में भी 3 लोग जिंदा जल गए। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में देर रात एक ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग मकान में खड़े वाहनों में लगी थी, जिससे पूरी इमारत धुएं से भर गई और कई लोग अंदर फंस गए। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, जिसमें 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। तो राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में ये भीषण हादसा हुआ। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में एक और आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली थी तेज हवाओं के साथ। आपको बता दें कि तुगलकाबाद का ये इलाका है दिल्ली का, जहां पर बीती रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 3 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। यहाँ आग लगने से कई लोग इसमें फंस गए थे। इसकी सूचना तुरंत, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जिसके बाद 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की जान इसमें बचाई नहीं जा सकी। आपको बता दें कि ये मालूम हो कि दिल्ली में बीते कुछ समय से घर, मकान, होटल में लग रही आग से कई लोगों की मौत जो है वो हुई है। दिल्ली के साकेत इलाके में चल रहे होटल फ्लोरिस इनमें लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई विदेशी भी थे। अब तुगलकाबाद इलाके में लगी है आग, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में देर रात एक ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग मकान में खड़े वाहनों में लगी थी, जिससे पूरी इमारत जो है वो धुएं से भर गई, और जिसके बाद आनंद फानन में कई लोग अंदर फंस गए। दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्हें मौके पर स्थानीय अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया। हालांकि ऐसी जो वारदात है वो लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जैसे गर्मी का जो मौसम है वो धीरे धीरे गर्म का जो पारा है वो चढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे में जो तमाम ऐसे अवैध तरीके से जो होटल चलाए जा रहे हैं, जिसमें अगर मौके पर जब आग लग जाती है तो उनके सुरक्षा मानक किसी भी काम नहीं आते हैं। हालांकि ऐसे कितने होटल है जो बिना एनओसी के चलाए जा रहे हैं, और फायर सर्विस से किसी भी प्रकार का कोई एनओसी नहीं लिया है इन्होंने, मगर तमाम ऐसे कई अवैध होटल जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं दिल्ली में, मगर प्रशासन जो है वो इन पर चाबुक चलाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि ये एक जांच का विषय है कि आखिरकार ऐसे दिल्ली के अंदर कितने होटल हैं जो बिना एनओसी फायर मानकों के चलाए जा रहे हैं, जिससे कि अगर आग लग जाती है तो वो आग बुझाने के लिए मौके पर जो उपकरण होने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं, और जिनके मिलते हैं तो वो आग बुझाने में सक्षम नहीं होते। तो एक बड़ी बात है, और बड़ी लापरवाही के कारण 3 लोग जो हैं इसमें जिंदा जले हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद सुरक्षा मानकों की स्थिति को जांचने के लिए अभियान भी यहां पर चलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अजीत, देखिए, साफ तौर पे ये है कि समय समय पर जो दमकल विभाग, जो फायर सर्विस विभाग है दिल्ली का, उनको समय समय पर कोई ना कोई अभियान चलाना चाहिए कि आखिरकार जिले में कितने ऐसे होटल हैं, कितने ऐसे घर हैं जो कि 3 मंजिला इमारतों से ऊपर है, और उनमें फायर सर्विस की जो मानक है होने चाहिए वो उपस्थित है नहीं है। ऐसे में उनको जो नोटिस है वो देना चाहिए। होटल सील की भी कार्रवाई अगर नौबत आती है तो होटल सील की कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिससे कि इनको सबक मिल सके और लोगों की जान जो है वो इस तरीके से ना हो पाए। बिल्कुल, चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत का
ताला काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में ये आग लगी और बताया जा रहा है कि आग लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने और कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई हैं। कई इलाकों में वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा। वहीं बारिश का आनंद लेने के लिए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आए। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों ने इस मौसम का स्वागत किया। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई थी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी है। तो बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है। कुल मिलाकर इस बारिश ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस बीच कल जो बारिश हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचाई है। क्या स्थिति बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदला है और प्रचंड गर्मी से लोगों को ये बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई दिनों से लोग इसके आस जो है वो जता रहे थे। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने जो अचानक से करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश जो है वो लोगों को भीषण गर्मी से, उमस से बड़ी राहत दिलाई है। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए थे और देखते ही देखते कई इलाकों में तेज बारिश भी हो गई थी। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें मौसम जो है वो सुहाना देखा गया है। फिलहाल बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने और कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की भी खबर सामने आई है। कई इलाकों में वाहन चालकों को धीमी गति से सफर जो है वो करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की बात करें तो बारिश का आनंद लेते हुए लोगों के घरों में, दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों ने इस मौसम का स्वागत भी किया है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई थी, जिससे विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जो है वो बन सकता है। आपको इसी के साथ बता दें कि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी लगातार जारी रहेगी। बारिश के बाद हवा गुणवत्ता में भी सुधार देखा जाएगा। कुल मिलाकर इस बारिश ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आखिर प्रचंड गर्मी से लोगों को एक बड़ी राहत मिल रही है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गर्मी और उमस से लोगों को राहत यहां पर मिलती हुई नजर आई है। तेज हवाओं संग दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली और बारिश से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ी। वहीं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव मोर माजरा में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश राणा ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण से मोर माजरा, गोगवान, जलालपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर सुरेश राणा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास भी, विरासत भी के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, मजदूर और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सुरेश राणा ने बताया कि मोर माजरा के प्राचीन शिव मंदिर में गोगवान, जलालपुर तक बनने वाली सड़क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग साबित होगी। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं मुजफ्फरनगर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, पुलिस अधिकारी, आयोजक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान बिजली, पानी, सड़क और अन्य आवश्यक वस्तुओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि सभी कार्यक्रम आपसी समन्वय और शांति के साथ संपन्न हो। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए कि नई परंपराओं को अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल पूर्व निर्धारित परंपराओं के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित होंगे।
ताजिया की ऊंचाई, डीजे नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूरे रूट का निरीक्षण किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये शांति व्यवस्था की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी और ये पूरे सभी जितने भी हमारे एसपी सिटी, एसपीआरए, डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग की गई है। सभी सीओज, सारे एसएचओ और जनमानस, आम जनमानस जो मुजफ्फरनगर का था वो सभी इसमें आया हुआ था, भाग लिया है। सभी से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई ऐसा काज ना करें जो कि शांति व्यवस्था प्रभावित करे। सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी बात ना करें जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। और किसी भी त्योहार में कोई डीजे या कोई भी जो भी अलम होता है या ताजिया होती है, उसकी हाइट जो निर्धारित है परंपरा के अनुसार ही करें। परंपरा के विपरीत कोई काम ना करें जिससे कि हमें कोई कार्रवाई होने के लिए बाध्य होना पड़े। बाकी सभी ने आश्वस्त किया है कि सब कोई ऐसा हम लोग काज नहीं करेंगे और निश्चित तौर से पूरा त्योहार संपन्न होगा। पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था भी डीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया, सब व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, उसके लिए विशेष करके अपील कर दी गई है, बता भी दिया गया है, अन्यथा उस पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो परंपरा के विपरीत जाने का प्रयास करेगा। ये शांति। वहीं मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क लिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दौड़कर उसे पकड़ लिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। इस घटना से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाला युवक ग्राम पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत है। युवक ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उस पर दबाव बनाकर दूसरी तहरीर लिखवाने की कोशिश की गई और मामले में लापरवाही बरती गई। इसके साथ ही उसने मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी दस्तावेज फाड़ने के भी आरोप लगाए हैं। घटना के बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नुमाइश कैंप निवासी प्रमोद कुमार ने क्षेत्रवासियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एसडीएम सदर के रसोईया चंदन सिंह पर अवैध निर्माण और दबंगई के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति ने मंदिर की आड़ में सड़क पर पक्का निर्माण कर रसोई बना ली है। इसके साथ ही मंदिर की छत को अपने मकान से जोड़कर उस पर लेंटर डाल दिया गया, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी की तरफ से गाली गलौज की गई और एसडीएम सदर का नाम लेकर लोगों पर रौब दिखाया गया। साथ ही जान माल के नुकसान की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। प्रमोद कुमार ने यह भी कहा कि मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे धार्मिक स्थल के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध निर्माण हटवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने शिकायत प्राप्त कर जांच के आश्वासन की बात कही है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, आज डीएम कार्यालय पर आए, क्या मामला है? हम डीएम साहब के पास इसलिए आए थे जी, एक अवैध निर्माण है मेरे घर के सामने। मेरा मकान बंद गली में है और मेरे सामने वाले पड़ोसी ने, उनका नाम चंदन सिंह है और वो एसडीएम साहब के यहाँ कुक है। वो उस साइड में जो है किसी की कोई बात नहीं मानते और उन्होंने मेरे घर के सामने अवैध निर्माण कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा घर का फ्रंट पूरा ढक गया है। जिसमें एक छोटा सा मंदिर भी है, उसकी भी छत उन्होंने अपनी मर्जी से उठा उस पर पक्का लेंटर डाल लिया है और मेरा घर ढक दिया है। इस वजह से हम आए थे कि वो अवैध निर्माण वहाँ से हटवाया जाए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, आज डीएम कार्यालय पर आए, क्या मामला है? हम डीएम साहब के पास इसलिए आए थे जी, एक अवैध निर्माण है मेरे घर के सामने। मेरा मकान बंद गली में है और वहीं गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में हत्या के बदले हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आशियाना सिटी कॉलोनी में 22 वर्षीय तस्लीम की बदमाशों ने घर में बुलाकर हत्या कर दी। घटना बीते शाम की बताई जा रही है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तस्लीम असगर का पुत्र था और मूल रूप से बागपत के सुजरा कैमपुर गांव का रहने वाला था। वो दिल्ली के बहादुरगढ़ क्षेत्र में हजाम का काम करता था। परिजनों के अनुसार तस्लीम पर वर्ष 2025 में यूनुस उर्फ चेतन की हत्या का आरोप था और वो जनवरी 2026 में जमानत पर जेल से बाहर आया था। परिजनों का आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद फैजल नामक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में लोनी कोतवाली में लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही तस्लीम की हत्या की गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिजनों ने प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ नहीं होता, बस गाड़ी कहीं पर गए थे और कहीं पर गाड़ी खड़ी कर चप्पी देकर गए थे नीचे से नीचे, और उनका फ़ोन आ रहा, उनका फ़ोन आकर इधर को स्कूल की गली को उधर को लेकर हाथ डालकर पता ना कौन कौन था उसको ले गया। अच्छा, फोन किसका आ रहा था, कुछ जानकारी है? नहीं पता, फोन नहीं है हमारे पास। किसके पास उनका फोन चौकी में है? चौकी में। अच्छा, खुद चौकी में। तो कब आपको फिर पता लगी घटना की? एक लड़का
आया था, बोला चीनी को चाकू मार दे, किसी ने वहाँ पे मैं भागी तस्लीम को चीनी भी कहते थे। यहाँ से गए भागे हम। मैं गई अकेले, अम्मी को पता नहीं था। मैं वहाँ पर गई, वहाँ बहुत ज़्यादा खून पड़ा था। मैं हॉस्पिटल में ले गए भाई को, भाई ने दम दी। वहीं ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में दादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि देर शाम जेल से रिहा होने के बाद दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ कुछ लोग लोहारली टोल प्लाजा पहुंचे थे। आरोप है कि काफिले में शामिल लोगों ने बिना टोल शुल्क दिए बैरियर पार करने का प्रयास किया। जब टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना में शामिल वाहनों की जांच भी की जा रही है। दादरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नोएडा में 14 जून को आयोजित होने वाली प्रवक्ता महिला एवं पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एक पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम न्यायिक प्रियंका की अध्यक्षता में सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, शौचालय, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। एडीएम न्यायिक ने स्पष्ट किया कि परीक्षा ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। वहीं नोएडा के ग्राम सुल्तानपुर में पुश्तैनी आबादी पर बुलडोजर चलाए जाने के आरोप को लेकर किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण ने बिना नोटिस और बिना सुनवाई के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर अभियान रुकवा दिया। किसानों का दावा है कि संबंधित आबादी वर्ष 2011 के सर्वे में दर्ज है और इसे वैध रूप से आबादी क्षेत्र माना गया है। विरोध के दौरान किसानों ने प्राधिकरण अधिकारियों और बुलडोजर दस्ते का घेराव किया। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, हालांकि मामला बाद में शांत हो गया। भाकियू मंच ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए बुलडोजर को सीज करने की मांग उठाई है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर किसानों के अधिकारों का हनन जारी रहा तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कस्बा पहासू के अलीगढ़ चौराहे पर लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं, जबकि इन्हें सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। खराब कैमरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कैमरे खंभों पर लटके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से कैमरे बंद पड़े हैं, बावजूद इसके उन्हें ठीक कराने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। लोगों का सवाल है कि जब सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर कैमरे लगाए हैं, तो उनकी नियमित देखरेख और मरम्मत क्यों नहीं की जा रही। वायरल वीडियो ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की पोल खोल दी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अलीगढ़ चौराहे जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर कैमरों का बंद होना अपराध नियंत्रण की दृष्टि से भी गंभीर मामला है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पहासू थाना पुलिस और कस्बा चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित गार्डन चौकी के पास एक फ्लोर सोसाइटी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक अमरोहा का रहने वाला था और अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए सोसाइटी में आया था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक और उसकी महिला मित्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मसूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सतवरा में गुरुवार तड़के तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव में वर्षों से लगा BSNL का टावर अचानक भरभरा कर एक मकान पर गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक टावर गांव निवासी राजकुमार की भूमि पर स्थापित था। सुबह करीब 2:40 पर तेज आंधी और बारिश के बीच ये टावर योगेंद्र सिंह के मकान पर आ गिरा। घटना के समय योगेंद्र सिंह और उनका परिवार मकान के अंदर मौजूद था। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण योगेंद्र सिंह कुछ देर पहले ही छत से नीचे कमरे में आकर सोए थे। इसी दौरान टावर गिर गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान के लेंटर में दरारें आ गई और भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल यह घटना पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। 12 जून से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ई बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से ई बसों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 152 के निर्माणाधीन ATS सोसाइटी में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान ऊंचाई पर कार्य कर रहे 2 मजदूर अचानक नीचे गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 40 वर्षीय अब्दुल समद और 25 वर्षीय रईसुद्दीन हक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई पर काम कर रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। वहीं मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में आग लगने और लोगों के फंसने की काल्पनिक सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की टीमें सक्रिय हो गई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान राहत एवं बचाव अभियान का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। ड्रिल का मुख्य आकर्षण इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की छत पर फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू रहा, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई ही सबसे प्रभावी हथियार है। मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। वहीं बड़ी संख्या में छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।